हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे पास में 3 पोर्शन रहेंगे, एक रहेगा एल्केन, एक रहेगा एल्कीन और एक एल्काइन, ठीक है ना। हम लोग एल्केन से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स जो है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पैरम और एक एफिन्स। पैरम शब्द का क्या मतलब होता है? देखो, पैरम का मतलब होता है लेकिंग अफिनिटी, है ना। किसी रिएक्शन के लिए अगर मान लो कोई इनर्ट होता है कंपाउंड, उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं पैराफिन्स, यानी एल्केन्स जो होते हैं वो इनर्ट नेचर के होते हैं, आसानी से रिएक्शन नहीं करते। पैराफिन वैक्स भी होती है, पेट्रोलियम से हमारा डिराइव्ड कंपाउंड होता है, ठीक है ना। इसलिए इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैराफिन्स। अब इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला मेथड, हमारे पास में कुछ मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, रिडक्शन पढ़ा था, और उसके अलावा भी हमने कुछ मेथड्स और पढ़ रखे थे हीटिंग इफेक्ट्स वगैरह में, तो उसमें भी हमारे एल्केन्स बन रहे थे काफी जगह। तो हम लोग उसको शॉर्ट समराइज कर लेते हैं। जैसे बाय रिडक्शन अगर हम लोग बात करें तो रिडक्शन में कौन कौन से मेथड थे? जैसे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, LiLH4, या आप NaBH4 भी यूज कर सकते हो। किसके साथ में? किसी एल्काइल हैलाइड को आप LiLH4 के साथ में जब ट्रीट करते हो तो कंपाउंड क्या बनता है? RH। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि LiLH4 जो है ना, वो आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों में 1 डिग्री की ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, लेकिन 3 डिग्री के साथ में ये क्या बनाता था? एल्कीन बनाता था। क्यों? और अगर आप NaBH4 की बात करो तो NaBH4 क्या करता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। ये तीनों का ये रिडक्शन करता है, लेकिन रिलेटिव रिएक्टिविटी जो है वो 3 डिग्री में आपकी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ठीक है ना। ये तो हो गया LiLH4 या NaBH4। उसके अलावा भी हमारे पास में कुछ और मेथड्स थे, जैसे आप RX को SnHCl के साथ में ट्रीट कर दो, मेटल प्लस एसिड, Fe प्लस HCl, NaHgHCl, क्यों, या AlHgHCl। ये हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं। इन सभी के अंदर हमारा कंपाउंड क्या बन रहा था? RH बन रहा था, ठीक। उसके अलावा और क्या मेथड्स हमारे पास में हो सकते हैं? रिडक्शन के अंदर आप कोई भी एल्कीन ले सकते हो, इस एल्कीन का रिडक्शन आप H2Na के साथ में करवा सकते हो, तो यहां से कंपाउंड क्या बनेगा? RCH2CH2NR। या आपके पास में कोई एल्काइन हो, इस एल्काइन का भी H2Na के साथ में रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? RCH2CH2NR। इसमें एक पार्शियल रिडक्शन और था अपने पास में, H2PDVSO4, जो एल्काइन का करने पर उसको सिस एल्कीन का कन्वर्ट करना है, तो वो मेथड यहाँ पर सुइटेबल नहीं रहेंगे, वो एल्कीन्स वगैरह के लिए हमारे लिए सुइटेबल मेथड्स है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में कोई सा भी कंपाउंड आप अगर ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एल्डिहाइड ले रहे हो, या कीटोन अगर आप यूज कर रहे हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे हो, इन सभी कंपाउंड्स की रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ में आप ट्रीट कर रहे हैं। HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, तो ये किसको कन्वर्ट किस में करेगा? RCH3 में। ये भी किस में कन्वर्ट करेगा? RCH2N, यहाँ पे R और इस वाले केस में RCH3। ये मेथड्स हैं। उसके अलावा हमारे पास में और एल्डिहाइड और कीटोन के लिए पर्टिकुलर रिडक्शन मेथड्स थे हमारे पास। कौन कौन से? एक था हमारे पास में क्लीमेंशन रिडक्शन, और दूसरा था हमारे पास में वुल्फ रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन बोलो, रिएजेंट ZnHCl, और ये NH2 and KOH, ठीक है। एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो अगर आपके पास में कोई भी एल्डिहाइड है या आपके पास में कोई भी कीटोन है, तो चाहे इसका क्लीमेंशन रिडक्शन करो या वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन करो, सेम कंडीशन। ये किस में कन्वर्ट करेगा? इसको करेस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? RCH2NR। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि जब भी आप इस प्रकार का कोई कन्वर्जन करवाते हो तो उसमें एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव ग्रुप्स का ध्यान रखना है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स कौन से?
जैसे OH आ गया, तो OH के साथ में अगर आप क्लेमेंशन रिडक्शन यूज करोगे तो OH रिप्लेस हो जाएगा किससे? Cl से। जब तक हम रिप्लेस नहीं कराना चाहेंगे तब तक तो हम लोग इस कन्वर्जन को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जहां एसिड सेंसिटिव ग्रुप आएगा उसके साथ में क्लेमेंशन को यूज ना करके उसकी जगह क्या करेंगे? वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन यूज करेंगे। और जहां पर बेस सेंसिटिव ग्रुप आएगा, जैसे बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन यूज ना करके उसकी जगह पे क्या करोगे? क्लेमेंशन रिडक्शन यूज करोगे। समझ में आ गई बात? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें कि मान लो हमारे पास में ये यहाँ पर CH3 है, मान लो हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड जो है CH3, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अपन लोगों को बनाना है, तो इसको किस किस से बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर एक कार्बोनिल होगा, भाई एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी हो सकता है। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए हम लोग कितने प्रकार के कार्बोनिल यूज कर सकते हैं? क्या क्या संभावनाएं हो सकती है बताओ? भाई हमें बनाना क्या है? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ। एल्डिहाइड या कीटोन यूज कर सकते हैं। मान लो ये कार्बोनिल ए नाम का कोई कार्बोनिल है, इस कंपाउंड का क्लेमेंशन रिडक्शन या वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करवा कर आप क्या बना रहे हो? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना रहे हो। तो कितने प्रकार के कार्बोनिल यूज कर सकते हैं हम लोग बताओ? भाई हमें तो बनाना एल्केन ही तो है। कौन कौन से? तो ऊपर जुड़ गया है भाई एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर आप CHO ग्रुप ले लो, एक एल्डिहाइड लोगे, इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई यहाँ CH3 रख दें और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दें, कीटोन यूज कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये भी हो सकती है कि यहाँ CH3 यहाँ डबल बॉन्ड। एक और लास्ट पॉसिबिलिटी है CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड। तो आप उत्तर लिखोगे कितना? ये वाला कायरल सेंटर D प्लस है, दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, और ये भी कायरल सेंटर। क्या इसके अंदर दो होंगे? तो आंसर कितना आएगा? 6 प्रकार के कार्बोनिल आप इसमें यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी अपना यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, इस चीज का आपको याद रखना है। उसके अलावा हमारे पास में कुछ मेथड्स और थे, जैसे हम लोग बीटा कीटो एसिड, इसको हमने हीट किया था। बीटा कीटो एसिड क्या था अपने पास में? CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बीटा कीटो एसिड। इस बीटा कीटो एसिड को जब आप डायरेक्टली हीट करते हो तो इसके अंदर क्या होता है अपने पास में? ये COH ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ CH3 आ जाएगा। तो पहले तो हमारे पास में क्या बन गया? कीटोन, और इसको एल्केन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? भाई हमने पहले क्या करा? COH ग्रुप को तो हटा दिया, और इस COH को हटाने के बाद में हमारे पास में कीटोन मिल गया। क्या करना पड़ेगा? वोल्फ-किर्चनर या क्लेमेंशन। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो कंपाउंड क्या बन गया? CH3 CH2 सिंपल सा प्रोसेस। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास में जैसे कुछ और मेथड्स भी थे, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड्स। क्यों? हालांकि ये जो बीटा कीटो एसिड की हीटिंग इफेक्ट है, ये भी एक तरह का क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, ठीक है ना? डीकार्बोक्सिलेशन में आप सोडा लाइन के साथ में हीट करते हैं। तो अगर आपके पास में कोई भी RCH2COH कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आपने क्या करा? सोडा लाइन के साथ में हीट किया, NaOH प्लस CO के साथ में हीट किया। तो होता क्या है इसमें? ये जो COH है ना, ये Na2CO3 बन के बाहर आ रहा है, और यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा? RCH3 बनता है, साथ में क्या बनेगा? Na2CO3। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर क्या था कि ये COH यहाँ से जब बाहर निकलता है तो उस कंडीशन पे इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, डेट इज कार्बेनाइन। कार्बेनाइन बनेगा, और ये कार्बेनाइन जो है ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? इसके अंदर H आ रहा है, ये इसको H को अटैच करके कंपाउंड क्या बना रहा है? RCH3 बना रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात हमेशा क्या है कि कार्बेनाइन इंटरमीडिएट है, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बोलो भाई। कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा
उसका बनना आसान होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के। यानी जितना स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन उतनी ही फास्ट होती जाएगी। तो मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कि हमारे पास में ये कंपाउंड है, एक बेंजोइक एसिड है, एक आपके पास में यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, एक आपके पास में यहाँ पर CN लगा हुआ है और एक में CH3 लगा हुआ है। तो इन कंपाउंड्स को डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम NaOH प्लस CO के साथ ट्रीट करना है तो सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन किस में होगा ये बताओ। इसका क्या इफेक्ट लगेगा नोटों का? माइनस है ग्रेटर देन माइनस। इसका माइनस है ग्रेटर देन। इसका प्लस आई भी है और साथ साथ में हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट इफेक्ट है। और Cl का माइनस। अब बोलो रे क्या रहेगी? सबसे फास्ट सेकंड, थर्ड, ये रेट आएगी डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई में बहुत कॉमन रहेंगे, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। डीकार्बोक्सिलेशन की रेट का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की क्या रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, मान लो हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CH2 COH। आपने इसको सोडा लाइम के साथ में हीट किया तो प्रोडक्ट बताओ क्या रहेगा इसका? CH3 CH2 नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 बन जाएगा ना। मान इथेन बना लिया अपन, प्रोपेन भी बना सकते हैं, पेंटेन, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग बना सकते हैं। सीधा COH को क्या करना है? बाहर। मान लो साइक्लोहेक्सेन बनाना था अपन को, तो यहाँ COH को डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसमें देखो इस मेथड का हम लोग एक पर्टिकुलर इस तरीके के कन्वर्जन का भी यूज करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कोई इंटरनल लिविंग ग्रुप अगर है ना, मान लो जैसे ये कंपाउंड है और इसको हमने NaOH के साथ में NaOH और CO के साथ में हीट किया तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? साइक्लोब्यूटेन बनेगा। क्यों? आप उसे हटाओगे वो एनाइन नेगेटिव चार्ज पे आएगा। यहाँ पर जब ये COH यहाँ से हटेगा तो उस कंडीशन पे यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। अब होना क्या चाहिए था कि भाई COH हट गया, यहीं पे H आ जाना चाहिए, लेकिन इंटरनल लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये यहाँ अटैक करके Cl को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो ये साइक्लोब्यूटेन बन गया इसमें। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार के कन्वर्जन को करने के लिए हमारे पास ये एक सुइटेबल मेथड होता है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर मान लो कंपाउंड इस तरीके से, जैसे CH डबल बॉन्ड CH और CH2 COH, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा सोडा लाइम के साथ हीट करने पर? बताओ। सर यहाँ पे नेगेटिव, ये जो एनाइन बनेगा वो रेजोनेंस के अंदर है उसके। ये कॉन्जुगेशन में ना, तो ये नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ से रेजोनेंस करके और फिर Cl को बाहर करेगा। तो देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि भाई एक तो हमारे पास में सीधा ये इसके ऊपर अटैक करके डायरेक्टली Cl को बाहर करेगा, तो एक तो साइक्लोब्यूटेन इस तरीके का बन जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट जो है वो ऐसा भी बनेगा। लेकिन मेजर कौन सा रहेगा? ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेजर है। रेजोनेंस होके जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेजर है, ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो माइनर है। आगे बात समझ? डीकार्बोक्सिलेशन क्लियर है सभी को? उसके बाद में हमने एक मेथड पढ़ा था, दैट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। इसमें क्या होता है बताओ? कोल्बे रिएक्शन भी कह सकते हैं हम लोग इसको। हमारे पास में कंपाउंड क्या था? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप NaOH के साथ में ट्रीट करोगे तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O एंड O माइनस Na+, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। और इस कंपाउंड का हमें क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो बताओ क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स? कैथोड के प्रोडक्ट अलग बनेंगे और अलग बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बताओ? कैथोड पे क्या बनेगा? कैथोड पे बनेगा RR
ऐसे दो R मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और साथ में क्या रहेंगी CO2 गैस। और एनोड कैथोड के प्रोडक्ट्स, सॉरी ये तो है एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट्स एक तो बनेगा NaOH और H2 गैस। इसके मैकेनिज्म में क्या था कि भाई एनोड पे तो हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन जो है उसमें एक कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है अपना। तो ये फ्री रेडिकल जो है किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन हो सकता है और यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा RR। इसका डिटेल मैकेनिज्म हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो RR का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। अगर मान लो आप फॉर्मिक एसिड लेते हो या सोडियम फॉर्मेट लेते हो आप और इस कंपाउंड का डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट हम लोगों ने लिया, क्या एनोड पे RR बनेगा? तो एनोड पर भी H2 गैस साथ में CO2 इधर NaOH और साथ में इसमें दिक्कत कहां पर थी कि अगर R जो है वो 3 डिग्री होता है तो R की यील्ड जो है R यील्ड इज वेरी लो। कि भाई हमारे पास में 3 डिग्री अगर R ग्रुप आता है इस तरीके से तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन रेडिकल के साथ ही कंबाइन हो जाता है और ये आपका क्या बना लेगा? एस्टर। तो ये आपस में कंबाइन होके एस्टर बना देगा। तो हमेशा ध्यान रखें, इन केस ऑफ 3 डिग्री एस्टर विल बी फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट एट एनोड, ठीक है। R की यील्ड जो है वो काफी कम आता है। कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस की लिमिटेशन क्या थी अपने पास? इवन एल्केन्स के लिए सुइटेबल है, ऑड एल्केन इससे बनना मुश्किल है, बनेगी नहीं इनफेक्ट इससे, क्योंकि हमेशा दो R के रेडिकल्स जो है वो आपस में क्या होने कंबाइन होने, ठीक। तो यहां तक के मेथड्स तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नया मेथड जो हमारे पास में, अच्छा इसमें एक मेथड और है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी बना सकते हो। कौन सा मेथड बताओ? मान लो आपको मीथेन बनाना है, कैसे बनाओगे? मीथेन बनाना है, अपने प्रोडक्ट जो है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा ना हमें। जैसे मान लो आपने CH3MgBr लिया, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएं? H2O के साथ करवा दो मान लो, या आप इसके कोई भी एसिड यूज कर लो, आप H2SO4 यूज कर लो, आप HI यूज कर लो, HNO3 यूज कर लो, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन वाले जो भी कंपाउंड्स हैं उनके साथ में जब आप रिएक्शन कराओगे तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो यहाँ से H+ को एक्सेप्ट करेगा और कंपाउंड क्या बनेगा? मान लो आपको साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा? साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया अपन और इस कंपाउंड को आपने वाटर के साथ फिल कर ली तो कंपाउंड क्या बना? साइक्लोहेक्सेन। बोलो, सिंपल सा प्रोसेस। आप हर प्रकार का कंपाउंड इसकी सहायता से बना सकते हैं। तो ये मेथड भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा जो हमारे पास में मेथड है वो मेथड कौन सा आएगा? एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसपे दिए हुए क्वेश्चन आते हैं, दैट इज वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ से चीजें आप लोग ढंग से समझिए। वुड्स रिएक्शन का पहले फॉर्मेट देख लो। हमारे पास में कोई भी एक एल्काइल हैलाइड होगा, पहले फॉर्मेट ही लिखते हैं। एल्काइल हैलाइड साथ में होगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम और साथ में एक और XR। ये देखो प्रोडक्ट बनाने का सिंपल तरीका बता। ये 2 NH के मॉलिक्यूल बाहर करो, कंपाउंड क्या बनेगा? R और साथ में क्या बनते हैं? NaX। ये तो सिंपल तरीका है अपने पास। फॉर्मेट अगर लिखें हम लोग तो एल्काइल हैलाइड की आप रिएक्शन कराओगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर जो है ड्राई होना चाहिए, कारण कि ईथर अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस हुई तो ईथर वाटर के साथ में क्या करता है? रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव। इसलिए ईथर को हमेशा क्या लेना है? ड्राई। और यहां से कंपाउंड बनेगा RR
दो R आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और साथ में बन जाएगा अपना NaCl। अब ये रिएक्शन जो है इसके दो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो दो मैकेनिज्म्स इसमें चलते हैं। अच्छा, इसमें अभी एक चीज और समझेंगे। पहला हमारे पास में मैकेनिज्म होता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास में ये जो RX है और सोडियम भी है हमारे पास में, तो सोडियम का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर। ये यहां से फ्री रेडिकल कन्वर्जन होगा। इससे क्या बना अपने पास? एक R रेडिकल और साथ में एक H रेडिकल। और ये रेडिकल जो है वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा? पेयरिंग कर लेगा। तो ये तो X माइनस बन गया यहाँ पर। पीछे क्या बचा? R रेडिकल। तो एक तो बाई प्रोडक्ट तो बन गया NaX, Na प्लस और X माइनस। अब ये जो R रेडिकल हमारा बना है ये किसी दूसरे R रेडिकल के साथ में कंबाइन हो सकता है और कंपाउंड क्या बना लेगा? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो सिंपल सा है। R रेडिकल बनेगा और दूसरे R रेडिकल के साथ में कंबाइन हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट हमारा बन गया NaX। एक मैकेनिज्म तो ये। दूसरा मैकेनिज्म जो हमारे पास में होता है दैट इज कार्बेनाइन मैकेनिज्म। कार्बेनाइन मैकेनिज्म में क्या होगा कि हमारे पास में ये जो RX है, देखो दो सोडियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां जाके पेयरिंग कर लेंगे, तो यहां से R माइनस बना दिया और एक X माइनस। समझ में आ गया? तो इंटरमीडिएट बन गया R माइनस। ये R माइनस क्या कर सकता है? किसी RX के ऊपर फिर से अटैक करके हैलोजन को बाहर कर सकता है। ये रिएक्शन कौन सी है बताओ? ये SN2 रिएक्शन क्या? तो यहां से कंपाउंड क्या? देखो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना आपका, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और X को बाहर करके कंपाउंड क्या बनाएगा? R और साथ में क्या मिल गया? NaX मिल गया। इसमें किसी की दिक्कत है? अब एक चीज आपको वुड्स रिएक्शन के बारे में ध्यान रखनी है कि लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो अगेन ये किसके लिए सुइटेबल है? इवन एल्केन्स के लिए सुइटेबल है, क्योंकि हमेशा RR का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसमें एक एडिशनल चीज कि मान लो हमारे पास में ये कंपाउंड है और इसको हमने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपने ट्रीट किया, तो यहां से कंपाउंड क्या बनेगा? ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 एंड CH3। तो एक तो हमारे पास में ब्यूटेन बना जो किसका कॉम्बिनेशन है? R। और ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर भी है, लेकिन इसके साथ में एक बाई प्रोडक्ट और बनता है जो डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट का मतलब है कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। इसका रिडक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है वो बना सकते हो। इसका रिडक्शन करने का मतलब ये Cl को बाहर करना और यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन आ गया, तो इसका कंपाउंड बनेगा एक तो CH3 CH3। अच्छा, इस कंपाउंड का एल्कीन भी बना सकते हो। एल्कीन कैसे बनेगा? एलिमिनेशन से, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो कंपाउंड क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, एल्केन भी बनता है और एल्केन भी बनता है, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं और ये माइनर बनते हैं, लेकिन ये हमेशा 1:1 में बनेंगे। जितना एल्केन बनेगा उतना ही आपका एल्कीन बनेगा। ये बात समझ में आती है? इनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ठीक है? डिसप्रोपोर्शनेशन। अब इसमें एक दिक्कत और है कि अगर R ग्रुप जो है वो 3 डिग्री होता है, देखो जनरल कंडीशन में तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा है? RR का कॉम्बिनेशन, और डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? माइनर। लेकिन अगर R 3 डिग्री लेते हो तो RR की जो यील्ड है वो काफी कम मिलती है और ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, और जो 1:1 का प्रोडक्ट है दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर बनेगा, है ना? जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको कि हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CH3 और Cl, और इसको आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप ट्रीट करोगे तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए? देखो ऐसे दो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होंगे
एक रेडिकल यहाँ, एक यहाँ, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो ऐसा बनेगा, ये तो आर आर बन गया और ये प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, माइनर रहेगा। इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका एल्केन बनाना है तो Cl हटा के यहाँ पर क्या कर दो, H जोड़ दो, तो कंपाउंड क्या बन गया, CH3C, CH3 और H। और एल्केन बनाओगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर कर दिया, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। ये जो 1:1 प्रोडक्ट बना है ये बनेगा मेजर। अब ये प्रोडक्ट एक्चुअल में बन कैसे रहा है उसको भी थोड़ा सा सीखते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें आपको और ध्यान रखनी है कि बोथ फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनाइन मैकेनिज्म जो है, दो प्रकार के जो मैकेनिज्म है ना, ये पैरेलल चलते हैं। क्या ये हमेशा पैरेलल रहेंगे, पैरेलल रहेंगे हमेशा, बराबर चलेंगे दोनों। मतलब जितना कार्बेनाइन से बनेगा उतना ही आपका क्या बनेगा, फ्री रेडिकल से भी बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा ये समझो कि मान लो हमारे पास में कंपाउंड है CH3C, CH3 और यहाँ एक रेडिकल बन गया, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट का मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं, CH2C, CH3 एंड CH3। भाई ऐसे दो रेडिकल बनेंगे। अब होना क्या चाहिए था कि ऐसे दो रेडिकल आपस में यहां से कंबाइन होकर RR को बनाना चाहिए था, लेकिन स्टेरिक ग्राउंडिंग की वजह से इनका आपस में कंबाइन होना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है कि ये रेडिकल जो है यहां से हाइड्रोजन भी जो है वो अपना क्या करता है, रेडिकल फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। ये रेडिकल जो है इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, इसके साथ जाके कोलेट करेगा तो ये H इसके साथ कंबाइन हो गए और ये रेडिकल आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां से कंपाउंड क्या बन गया, देखो CH3C, CH3 और इसके ऊपर एक तो H आ गया और साथ में बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक तो हमारे पास में कार्बेनाइन मैकेनिज्म, ठीक। अब सॉरी, ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कार्बेनाइन मैकेनिज्म से भी ये चलती है रिएक्शन, CH3C, CH3 और नेगेटिव चार्ज। इसके साथ में होना क्या चाहिए था कि हमारे पास में ये जो एक और एल्काइल हैलाइड है जिसके ऊपर अटैक करना चाहिए, कार्बोनाइन इस पर अटैक करके Cl को क्या करना चाहिए था, बाहर करना चाहिए था। अब मुझे बताओ कि क्या SN2 3 डिग्री में होती है, क्या ये अटैक कर सकता है, इसके ऊपर अटैक करके Cl को बाहर कर दे, डायरेक्ट 3 डिग्री के ऊपर अटैक नहीं करता है स्टेरिक ग्राउंडिंग की वजह से। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H को ले जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव इधर आके Cl को क्या कर देगा, इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 और H और साथ में क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट के दोनों मैकेनिज्म्स हैं जो पैरेलल चलते हैं, चाहे कार्बेनाइन से बनाओ चाहे फ्री रेडिकल से बनाओ, दोनों में हमेशा पैरेलल मैकेनिज्म से डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट हमेशा बने। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर इस चीज का खास ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि एल्केन भी लिखा होता है, एल्केन भी लिखा होता है और RR भी लिखा होता है, तो तीनों को सेलेक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने शीट में भी है, जेई में आया हो, समझ में आ गई बात। अब वुड्स रिएक्शन के अंदर जैसे मान लो एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास में मान लो ये इस प्रकार से कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आपने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ट्रीट किया, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। Cl हटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, रेडिकल। एक यहाँ बनेगा, या सब जगह क्या बनेगा, रेडिकल। ये दो रेडिकल आपस में कंबाइन और ये दो रेडिकल आपस में कंबाइन, तो बाइसाइड स्पाइरो कंपाउंड बन गया। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मान लो हमारे पास में कंपाउंड इस तरीके से होता, ये कंपाउंड होता है और इस कंपाउंड को आप NaOH और CaO के साथ में ट्रीट करते हैं तो क्या होगा,
बोलो। यहाँ कार्बेनाइल बनता, बोलो। यहाँ जो कार्बेनाइल बनेगा वो क्या करेगा, इसको ऊपर यहाँ अटैक करके Cl को बाहर, सेम कंडीशन यहाँ पर, ये इधर अटैक करके इस Cl को बाहर, तो अगेन इसमें प्रोडक्ट क्या बनता, ये इस पर, क्योंकि इंटरनल लिविंग ग्रुप हमारा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात? कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्वेश्चन ऐसे देते हैं, TBuCl, और इसको उन्होंने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ट्रीट किया। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है, कौन सा बनेगा? वही सर, आर बनेगा या डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, 1:1 वाला, और आर का जो कॉम्बिनेशन था वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये एक्चुअली TBuCl क्या है, जो अपन ने पहले अभी देखा। इसमें IPRCS, इसमें क्या बनता है, इसमें मेजर प्रोडक्ट तो दो IPR के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में, IPR और IPR के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे बनाते हैं? आइसोप्रोपाइल क्या होता है, CH3C CH3H, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में जोड़ देते हैं। तो ये भी IPR ग्रुप है और ये भी क्या है, IPR ग्रुप। आ गया समझ में? ये इस तरीके से वुड्स रिएक्शन के प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब इससे रिलेटेड एक दो रिएक्शंस और है हमारे पास में। एक होती है हमारे पास में वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास में फ्लोरोबेंजीन हम लोग यूज करते हैं, और साथ में हमारे पास में मिथाइल क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं, और ये दोनों सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप ट्रीट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं बताओ? CH3 भी बन सकता है, बेंजीन के साथ बेंजीन भी कनेक्ट हो सकता है, और CH3 के साथ में बेंजीन भी कनेक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट तो देखो ये बनता है क्रॉस वाला टोल्यूइन, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में एक तो बन गया बाइफिनाइल, मतलब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे, और साथ में बन गया CH3, ये बन जाएगा। इसको तो बोल रहे हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक होती है हमारे पास में फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, और इसको हम लोग वही सोडियम ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें बाइफिनाइल सिस्टम बन जाएगा, और एकमात्र यही कंपाउंड बनेगा। क्या तो कोई दिक्कत? इसे बेवकूफ बनाने वाली बातें, एक्चुअल में वुड्स रिएक्शन ही है, उसके अलग अलग टाइप बनाती है। एक हमारे पास में होती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या होती है बताओ? फ्रैंकलिस्टीन नहीं, फ्रैंकलैंड जिंक के साथ, Zn के साथ में आप ट्रीट करोगे तो यहाँ से ZnH2 का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाएगा, और कंपाउंड बनेगा RR, और साथ में बना ZnH2। वुड्स रिएक्शन सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं आती। अब मान लो कि आपको इवन एल्केन बनानी है, तो हमारे पास में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस भी था, और उसके साथ साथ हमारे पास में वुड्स रिएक्शन भी, दोनों से इवन एल्केन्स बन रही है। और एल्केन बनानी है तो क्या करेंगे, मान लो हमें प्रोपेन बनाना है, CH2 और CH3, ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में भी बनाना है, तो इसको कैसे बनाओ? और एल्केन बनानी है, मान लो प्रोपीन का हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं। एक तो प्रोपीन का हाइड्रोजनेशन करवा दिया, मान लो प्रोपीन के साथ में H2Na की रिएक्शन करवा दी, वो तो मेथड है ये। किसी एल्काइल हैलाइड की सहायता से बनाना चाहते हैं तो दो अलग अल्काइल हैलाइड ले लो, एक मीथेन, एक क्लोरोमीथेन ले लो, और एक क्लोरोमीथेन ले लो, पर उनकी रिएक्शन कैसे करोगे? वो होगा नहीं क्या ऐसे केस के अंदर? भाई रिएक्शन करने के लिए आपको दो एल्काइल हैलाइड तो यूज नहीं कर सकते ना सीधे सीधे, वैसे तो दो करने पड़ेंगे, लेकिन रिएजेंट आपको क्या लेना पड़ेगा? आप रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से भी करा सकते हो, SN2 रिएक्शन करा के करा सकते हो। तो इसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट मेथड जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। एक रिएक्शन है दैट इज कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास में एक एल्काइल हैलाइड है, पहले फॉर्मेट समझ लो इसका। हमारे पास में कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, इसकी हम लोग लिथियम के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो कंपाउंड क्या बन रहा है? RLi बनेगा, एल्काइल लिथियम,
ये एल्काइल लिथियम जो है इसको हम लोग CuX के साथ ट्रीट कर रहे हैं। गिलमांस रिएजेंट बन जाएगा। हाँ, गिलमैन्स रिएजेंट। तो कंपाउंड क्या बन गया? R2CuLi। ये कंपाउंड बन गया। R माइनस होना। इसको, ये किसका सोर्स है? R माइनस, कार्बेनाइन का। दिस इज नोन एज गिलमैन्स रिएजेंट। एक तरीका और था गिलमैन्स रिएजेंट को बनाने का, वो क्या था? आप RMGX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें भी CuX की रिएक्शन करवा, तभी हमारे क्या बन रहा था? गिलमैन्स रिएजेंट। अब ये कंपाउंड जो है वो किसी दूसरे R-X के ऊपर अटैक कर सकता है, यस सर, और इस हैलोजन को बाहर कर सकता है। कंपाउंड क्या बन जाएगा? R-। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो R-X है ये क्या नहीं होना चाहिए? बोलो, R-X क्या नहीं होना चाहिए? फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, एक तो वो हटेगा ना भाई। हमारे पास में एक तो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, या एराइल हैलाइड जो हम लोग लेते हैं क्योंकि इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। ब्रिज हेड कंपाउंड नहीं होना चाहिए, या कोई आपके पास में इस तरीके का डबल बॉन्ड के साथ में हैलोजन नहीं होना चाहिए, विनाइल हैलाइड्स। ऐसे कंपाउंड्स के अंदर SN2 रिएक्शन जो है वो आसानी से नहीं होगी। तो अब मान लो प्रोपेन बनाना है अपन को, तो बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन ले हम लोग। मान लो हम लोगों ने CH3Cl लिया, CH3Cl की हमने लिथियम के साथ रिएक्शन कराई, कंपाउंड क्या बन गया? CH3Li। फिर इसको CuCl के साथ ट्रीट कर दिया, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया? CH3 होल ट्वाइस Cu और Li। ये गिलमैन्स रिएजेंट। अब अपन को कार्बन चाहिए 3, तो एक कार्बन तो इसमें है, तो अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? CH3, CH2 एंड Cl। तो ये CH3 माइनस इस पर अटैक करके Cl को क्या कर देगा? तो कंपाउंड क्या बन गया? ऐसे मेजर बन गया। कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पूरे स्केल के लिए। अब बात करते हैं हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ पहले। ठीक, केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमने बोला कि एल्केन्स जो है ये इनर्ट नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं? आसानी से रिएक्शन करते नहीं भाई। आप इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड, बेस, इन सबके साथ में आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इनर्ट नेचर के हैं, नॉन पोलर नेचर के हैं। नॉन पोलर चीज है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी, सही। लेकिन एल्केन्स जो है इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना? मतलब एल्केन्स जो है वो आसानी से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर लेते हैं थोड़ी सी हीटिंग करने पर। हमारे पास तो देखो थोड़ा सा एक, अगर हम लोग बॉन्ड एनर्जी का डाटा को अगर हम लोग कंपैरिजन करें, देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट हम लोग क्या मानते हैं? 0। तो इस बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करना आसान काम है। तो यहाँ से कार्बन रेडिकल और H रेडिकल हम लोगों को आसानी से मिल सकता है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग 92 से 104 किलो कैलोरी की रेंज में, किलो कैलोरी पर मोल, इस रेंज में ही होती। तो हमारे पास में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने प्रकार के? देखो, मान लो हमारे पास में एक कंपाउंड है CH3H, मीथेन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। दूसरा है हमारे पास में CH3CH2, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। एक हमारे पास में है CH3CH, CH3 और H, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। और हमारे पास में एक 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। 4 प्रकार के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब हमें क्या करना है? इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, इस तो आप मुझे 92 से 104 किलो कैलोरी जो रेंज है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किस में लगेगी और सबसे कम किस में लगेगी ये बताओ। सबसे कम 3 सबसे कम किस में लगेगी? 3 डिग्री वाले केस में। और सबसे ज्यादा 1 डिग्री। क्यों? रीजन बताओ। वो सर ये जब बॉन्ड टूटेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 रेडिकल, इसमें बनेगा CH3CH2 रेडिकल, CH3CH3 रेडिकल, पर इसमें आपका 3 डिग्री बनेगा।
तो रेडिकल स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम कौन है? तो रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से बॉन्ड एनर्जी का डाटा चेंज होता रहेगा। जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा उसका बनना आसान काम है। यानी इस बॉन्ड को तो अब देखो हमें पढ़ना क्या है? फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ना। अब किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, कहीं पर भी फ्री रेडिकल अगर बनता है तो फ्री रेडिकल बनते समय हमेशा इसकी रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। एक हमारे पास में होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, इसको बोलेंगे श्रृंखला प्रारंभन पद। दूसरा हमारे पास में होगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, इसको बोलेंगे श्रृंखला संचरण पथ। और तीसरा हमारे पास में है चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समापन पथ। मतलब पहले तो श्रृंखला का प्रारंभ हो रहा है, फिर वो श्रृंखला आगे बढ़ रही है और फिर श्रृंखला जो है वो समाप्त हो रही है। 3 प्रकार से हमारे स्टेप्स इसमें यूज होते हैं। अब किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए हमें सबसे पहले एक रेडिकल की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम एक रेडिकल तो कहीं ना कहीं से आना ही चाहिए। अगर ये पहला रेडिकल आसानी से आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये आसानी से नहीं बन रहा है पहला रेडिकल, तो फिर हमें उसको जनरेट करना पड़ता है किसी कंपाउंड की सहायता से। समझ में आ रहा है? अच्छा, फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि मान लो ए नाम का कोई फ्री रेडिकल है और ये बी और सी नाम के कंपाउंड से जाके कोलाइड किया, तो अगर ये बी से कोलाइड करेगा तो बी को तो अपने साथ जोड़ लेगा और सी को रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जिससे कोलाइड करेगा उसको तो अपने साथ जोड़ेगा और साथ वाले एलिमेंट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? तो ये जो कोलिजन के बेसिस पर ये काम करते हैं और एक चेन पूरी क्रिएट कर देते हैं। एक रेडिकल जो है ऑलमोस्ट लगभग 10 से 20 हजार रेडिकल्स क्रिएट करने की क्षमता रखता है। हरी बात समझ? तो पूरी रेडिकल की चेन आगे प्रोपोगेट होगी। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि कई बार जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती आसानी से, तो उस कंडीशन में पहला फ्री रेडिकल जो है वो किस तरीके से बनाया जाए। तो उसके लिए हम लोग कुछ कंपाउंड्स यूज करते हैं जिनको बोला जाता है फ्री रेडिकल एक्टिवेटर्स बोल सकते हैं। एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है? सक्रियक। तो भाई अभिक्रिया हो नहीं रही थी तो हम लोगों ने इसको डालकर रिएक्शन को स्टार्ट करने में सहायता कर दी। एक्टिवेटर्स बोल सकते हो आप, कैटलिस्ट बोल सकते हो, उत्प्रेरक जिसको हम लोग बोलते हैं, या इनिशिएटर बोल सकते हो। इनिशिएटर्स का मतलब होता है प्रारंभक या श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले। समझ में आ रहा है? एक्टिवेटर्स, कैटलिस्ट, इनिशिएटर्स, इस तरीके से, या प्रोमोटर शब्द भी यूज कर सकते हो। ये रिएक्शन को प्रोमोट करते हैं आसानी से होने के लिए। तो बहुत कॉमनली यूज्ड जो हमारे पास में एक्टिवेटर्स होते हैं, सबसे कॉमनली यूज्ड होते हैं एल्काइल या एसाइल पेरोक्साइड्स। अच्छा, इनका काम क्या होगा ये बताओ, इनका काम क्या है? ये पहला रेडिकल आसानी से बना देगा। तो एल्काइल या एसाइल पेरोक्साइड क्या हो गया? देखो ROOR, ये आपका एल्काइल पेरोक्साइड। ये नॉर्मल थोड़ी सी टेम्परेचर पर ही आपका क्या होता है, इजीली यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा और 2 मोल्स ऑफ RO रेडिकल जनरेट कर लेगा। पर ये RO रेडिकल जो होता है ये इसका बनना आसान भी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एक इस प्रकार का कंपाउंड बना लेता है जो टेम्परेरी आपका स्टेबल भी होता है रूम टेम्परेचर पर। समझ में आ रही बात? तो इसका बनना भी क्या है? आसान। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर क्या आ गया? 0। या एसाइल पेरोक्साइड अगर हम लोगों ने लिया इस तरीके का, तो ये भी इजीली आपका फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सकता है। 2 मोल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड F4। तो एक तो ये हो गया एल्काइल या एसाइल पेरोक्साइड, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में होता है जैसे एजो एल्केन्स। एजो एल्केन्स क्या होते हैं? जैसे मान लो CH3N डबल बॉन्ड N और CH3, ये एजो ग्रुप है ना। N डबल बॉन्ड N सिस्टम आपने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड रिएक्शन पढ़ी है ना। तो एजो ग्रुप के अंदर इसको अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इजीली फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करके, अगर आप इसको R मानो तो ये CH3 रेडिकल बन गया और साथ में आपकी N2 रिएक्शन है वो रिलीज होगी।
N2 गैस जो है वो आपके रूम टेम्परेचर पे बहुत स्टेबल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो एजो एल्केन्स जो होते हैं वो भी अच्छे फ्री रेडिकल इनिशिएटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज टेट्रा एल्काइल लेड। ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, टेट्रा एल्काइल लेड। इसका फॉर्मेट क्या हो गया, R4P। ये नॉर्मल थोड़ी से हीटिंग करने पर ही R रेडिकल्स का जनरेशन कर देता है। इसका एक एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल, दैट इज TEL। इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड, ये कंपाउंड। अब इसका यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा समझना कि हम लोग ये जानते हैं कि एल्केन्स जो होते हैं, जैसे C8 कार्बन की जो चेन है जिसको ऑक्टेन हम लोग बोल रहे हैं, एन ऑक्टेन जो बोल रहे हैं, वो बेसिकली एक पेट्रोल है ना। डीजल आपका क्या होता है, C16 होता है। तो जितने हायर ब्रांच एल्केन्स होते हैं वो उतने ही अच्छे फ्यूल माने जाते हैं। या एन ऑक्टेन जो है ना, एन ऑक्टेन जो है ये एक बेकार क्वालिटी का फ्यूल। सबसे घटिया क्वालिटी का जो पेट्रोल है वो आपका क्या है, एन ऑक्टेन, ठीक है, जो पब्लिकली अवेलेबल भी होता था। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, इसकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए इसमें TEL मिक्स कर देती थी, टेट्रा इथाइल लेड मिक्स कर देती। और इसको जब आप हीट करते तो क्या करता, ये रेडिकल जनरेट करता, और रेडिकल जनरेट करने के बाद में ये इसमें ब्रांचिंग कर देता था। इथाइल ग्रुप्स की क्या करता था, ब्रांचिंग। तो जैसे ही इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, ये हायर ब्रांच एल्केन बन गया, और अब इस फ्यूल की जो क्वालिटी है वो बढ़ गई। समझ में आ रहा है। तो पेट्रोल को, मतलब बेकार क्वालिटी के पेट्रोल को बढ़िया करने का तरीका था कि उसमें टेल मिक्स करो। तो गवर्नमेंट इसको टेल को मिक्स करा करती थी हमेशा। आजकल हम लोग इथेनॉल मिक्स करते हैं, इथेनॉल भी एक तरह का एंटी नॉकिंग एजेंट ही कहलाता है, ठीक है ना। अब ये जो टेल है ना, ये कुछ गड़बड़ी करता था। अच्छा, इसका फायदा क्या होता था, पहले तो ये समझ लो आप, टेल मिक्स करने से क्या फायदा है, बेकार क्वालिटी का फ्यूल यूज करने पर क्या नुकसान है। तो जब हम लोग एक बेकार क्वालिटी का फ्यूल यूज करते हैं, भाई हमारे पास में दो प्रकार के इंजन है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग चाहिए होती, तो बेकार क्वालिटी का फ्यूल जब आप यूज करोगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंजन का जो एक प्री डिफाइंड टाइम होता है स्टार्ट होने का, उससे पहले ही स्पार्क हो जाता है ना। और उससे पहले स्पार्क हो जाता तो फ्यूल का कंजप्शन भी एकदम से ज्यादा होता है ना, एकदम से धुआं ज्यादा देता था हमारा इंजन। और साथ में स्टार्ट होते समय वो एक नॉकिंग साउंड जनरेट करता था। क्या नॉकिंग साउंड का मतलब, इस तरीके से नॉक करने की जो आवाज पुराने इंजन में आती है, उस तरीके की साउंड जनरेट करता था। तो इसकी वजह से इंजन की जो लाइफ है वो क्या होती थी, खराब होती थी। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या करा, इस चीज को सुधारने के लिए पेट्रोल में टेल मिक्स कर दिया। और टेल मिक्स करने से पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ गई, हायर ब्रांच एल्केन्स हो गए तो पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो अब इंजन को स्टार्ट करने पर ये जो नॉकिंग साउंड है ये क्या हुई, कम हो गई। इसलिए इसको नाम देते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, एंटी नॉकिंग एजेंट। आजकल हम लोग टेल यूज ना करते हैं, उसकी जगह हम लोग इथेनॉल को यूज करते हैं। इथेनॉल भी आजकल पेट्रोल में मिला होता है ना। तो एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब होता है अब स्फोटकारी, अब स्फोटकारी क्रमक, ठीक है ना। अब विस्फोटकारी क्रमक मतलब ये नॉकिंग साउंड को, या जो मेटेलिक साउंड होती है, मेटल को पीटने जैसी आवाज होती है, उसको क्या करता था, खत्म करता था। इससे हमारी इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और एकदम से जो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है वो भी क्या होता रहता, कम होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कुछ समय बाद में क्या कर दिया, बैन कर दिया। उसका सिंपल सा कारण है कि जो हाईवेज के किनारे खेत होते हैं, भाई ज्यादातर जो वाहन है वो कहाँ चलेंगे, आपके हाईवेज पे चलेंगे। तो पेट्रोल जलेगा तो, लेकिन उसमें साथ में क्या, लेड भी तो है। तो लेड जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, क्या ये तो चलेगा नहीं ना। लेड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में धुएं के साथ बाहर आ गए, और वो धुआं कहाँ सेटल होगा, खेतों की मिट्टी पर होगा, हाईवेज के किनारे। और उसमें जो ग्रेन्स उगेंगे, ये लेड इनडायरेक्ट वे में ग्रेन्स के अंदर जाएगा, और वो ग्रेन्स हम खा रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। तो बीच में कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसका कारण था ये लेड। लेड का कंटामिनेशन जो है हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 35% पाया गया, कितना, जबकि परमिशन जो हमारी बॉडी में परमिटेड अमाउंट है वो 0.30% के आसपास ही होती है। 0.30% के आसपास हमारी बॉडी में लेड होना चाहिए, लेकिन हम लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 35%,
है ना। और कोई भी मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो कैंसर का कारण होता है। समझ में आ रही बात है। इसलिए TeL जो था हमारे पास में, जिसमें लेड था, इसको पेट्रोल में मिलाना क्या कर दिया, क्लियर होगी बात। जेई में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, तो कॉमनली उसमें ऑप्शन 10 लिखा मिलता है, तो वो एक तरह का क्या है, एंटी नॉकिंग। और भी है, जैसे इथेनॉल भी हो गया, फेरोसिन भी होता है। फेरोसिन सुना आपने, सैंडविच कंपाउंड जिसको बोलते हैं, ये इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ये फेरोसिन, ये भी एक तरह का क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है ना, इतना क्लियर। तो ये तो तीन तो हमारे पास में कौन से हो गए, जो नहीं एक्टिवेटर्स हो गए, रेडिकल एक्टिवेटर हो गया या इनिशिएटर हो गया, ठीक। अब कई बार क्या होता है कि रिएक्शन में रेडिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, उस रिएक्शन को कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो रेडिकल की संख्या को कम अगर हम लोग कर दें किसी तरीके से, तो रिएक्शन को कंट्रोल करना क्या हो जाए, आसान। तो सेकंड नंबर जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स। क्या पढ़ेंगे, इनहिबिटर्स। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाला, या आप चाहो तो इसको शब्द दे सकते हो डीएक्टिवेटर्स। डीएक्टिवेटर्स का मतलब है निष्क्रियकारी, या आप इसके लिए अल्टरनेट शब्द यूज कर सकते हो स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स यूज कर सकते हो, आप टर्मिनेटर वर्ड यूज कर सकते हो। टर्मिनेटर का मतलब समाप्त करने वाला, या आप इनके लिए पॉइजन्स वर्ड भी यूज कर सकते हो। ये सारों का मतलब एक ही है, फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स, डीएक्टिवेटर्स, स्कैवेंजर्स, टर्मिनेटर्स या पॉइजन्स, ठीक है ना। ये क्या काम करेंगे, रेडिकल की संख्या को कम करने का काम है। तो इसमें सबसे कॉमनली यूज जो फ्री रेडिकल इनहिबिटर हमारे पास में होता है दैट इज बेंजोक्विनोन। क्या होता है, बेंजोक्विनोन। अच्छा, बेंजोक्विनोन जो कंपाउंड है, इसको बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। जेईई में सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये कैसे बनेगा जरा बताओ। फिनॉल से और जिंक के साथ एनिलीन के साथ में भी बना सकते हो। भाई आप फिनॉल की रिएक्शन या एनिलीन की रिएक्शन, ये याद रखना रिएक्शन, इसकी रिएक्शन Na2Cr2O7 या आपने K2Cr2O7 के साथ में करवाई इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड H2, इसके साथ आप हीट कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो बेसिकली। तो ये फिनॉल हो चाहे एनिलीन हो, हमेशा कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, बेंजोक्विनोन में। ये सवाल जेईई में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सेम, चाहे फिनॉल से बनाओ चाहे एनिलीन से, याद रखोगे ये बात। ये जो कंपाउंड है, ये देखो बहुत आसानी से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट है। यहां से कंपाउंड क्या बनेगा, ये बना वो रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ। अब जब ये यहाँ रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से रेजोनेंस कर जाएगा, रेजोनेंस करके आगे शिफ्ट होता रहेगा। तो ये रेडिकल जो है ना, यहाँ से और यहाँ का जो रेडिकल बना, ये दोनों आपस में इस तरीके से कंबाइन हो गए। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ओ था, ये रेडिकल और ये रेडिकल ऐसे कंबाइन हो गए और ये रेडिकल इधर शिफ्ट हो गए। ये एक्चुअल में इतने सारे रेडिकल नहीं जनरेट हो रहे, क्योंकि नेट चार्ज और सब कुछ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये रेडिकल ऐसे बन गया और ये रेडिकल यहाँ पे बन गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ऐसे कंबाइन, आर रेडिकल के साथ में कंबाइन हो गई। सेम कंडीशन ये भी होगी, क्यों। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा रेडिकल्स बने हुए हैं, कोई भी हो, आर हो, एच हो, कोई भी हो, एक्स्ट्रा रेडिकल्स जो है वो इसके साथ में कंबाइन हो गए और ये ईथर बन गया। ईथर खुद आपका इनर्ट नेचर का होता है, तो रेडिकल की संख्या को क्या कर देगा, कम। आगे बात सुनिए। एक और हमारे पास में फ्री रेडिकल इनहिबिटर होता है दैट इज एनओ। ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो एनओ के अंदर क्या दिक्कत है, एक जो इलेक्ट्रॉन आपके पास में पड़ा है, ये किसी आर रेडिकल के साथ में क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है और कंपाउंड क्या बना देगा। तो इसमें भी आर रेडिकल क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, तो रेडिकल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनओ को भी हम लोग एक फ्री रेडिकल डीएक्टिवेटर के रूप में यूज करते हैं, ठीक। और एक सबसे कॉमन यूज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जिसके बारे में जेईई में सवाल पहले भी आ चुका है, दैट इज ऑक्सीजन गैस, O2। O2 जो है ना, ये बहुत बढ़िया एक फ्री रेडिकल इनहिबिटर का काम करती है। कैसे कि हमारे पास में ये जो O2 है, ये होमोलिटिकली क्लीवेज होगी और ये किसी आर रेडिकल के साथ में कंबाइन कर सकती है। बोलो,
तो यहां से कंपाउंड क्या बन गया देखो RONO। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल होता है एक रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो जब ये कंपाउंड बनता है तो R रेडिकल तो कंज्यूम हुआ ही, रेडिकल की संख्या कम हुई, तो रिएक्शन जो है ना वो एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे ही O2 की प्रेजेंस मिलेगी हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन में, रिएक्शन एकदम से क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी या टेम्परेरी रुक जाएगी। रिएक्शन स्टॉप्स टेम्परेरी, कुछ समय के लिए रिएक्शन एकदम से रुकेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि ये O रेडिकल जो है वापस से किसी R रेडिकल के साथ में कंबाइन हो जाए। बोलो तो कंपाउंड क्या बन गया ROOR। पर ये क्या है आपका एल्काइल पर ऑक्साइड बन गया। और ये किसके रूप में काम करता है, ये आपका इनिशिएटर, ये एक्टिवेटर का है। तो ये फिर से वापस किस में टूट जाएगा, 2 मोल्स ऑफ RO रेडिकल। तो देखो शुरुआत में क्या हुआ, O2 डालने पर R रेडिकल एकदम से खत्म हुई, ये कंपाउंड बना, रिएक्शन रुक गई कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही एल्काइल पर बनता है रिएक्शन एकदम से स्पीड अप होगी। तो पहले रिएक्शन स्लो डाउन होगी और फिर रिएक्शन एकदम से फास्ट प्रोसीड करती है। तो शुरुआत में O2 किसका काम करता है बताओ, डीएक्टिवेटर का काम करेगा, लेकिन बाद में वो किसका काम करेगा, एक्टिवेटर का। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जेई में भी एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया हुआ है कि O2 इनिशियली एक्ट्स एज एन इनहिबिटर, देन फर्दर इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू। तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स फास्टर। शुरुआत में स्लो होगी रिएक्शन और बाद में रिएक्शन जो है वो एकदम से फास्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये जो बेसिक चीजें थी फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स और फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स, जो किसी न किसी फ्री रेडिकल में आपको देखने को मिलने वाले। समझ में आ गई बात?